इस वीडियो में हम लोग एड्स के बारे में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। एड्स जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर एक बार किसी को हो जाए तो उसकी डेथ श्योर है, उसकी मौत कंफर्म है। दवाइयों से, मेडिसिन से हम लोग उसकी मौत को डिले तो कर सकते हैं कुछ दिन, बट कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। तो ये इतना खतरनाक बीमारी फैलता कैसे है? ये फैलता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। कैसे फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। और हम लोग तो इंडियन है, हम लोग की सोसाइटी में, हम लोग के समाज में, कल्चर में लोग सेक्स जैसे टॉपिक पे बात करने से भी कतराते हैं। लोगों के पास सेक्स एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में नहीं पता है। तो ऐसे में इस बीमारी को हम लोग फैलने से कैसे रोकेंगे, या फिर अपने आप को भी या आने वाली जनरेशन को कैसे इस बीमारी से बचाएंगे? तो एड्स का पढ़ना बहुत ही जरूरी है, एड्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी फील्ड का बच्चा हो, चाहे बायो, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट, किसी की भी फील्ड का बच्चा हो, एड्स का नॉलेज होना ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। एड्स एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी, इम्यून सिस्टम में कमी। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी के, समझ लीजिए, सैनिक होते हैं। अगर कोई भी फॉरेन सेल मतलब कि जो कि हमारे बॉडी का नहीं है, अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उनको खत्म कर देते हैं, उनको मार देते हैं, और हम लोग को बीमारी नहीं होने देते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग के सराउंडिंग में भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कॉमन कोल्ड के बैक्टीरिया, वायरस है, और भी डिजीज के वायरसेस या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लेकिन वो बीमारी हम लोगों को होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही वो वायरस चाहे बैक्टीरिया हमारे अंदर एंट्री करते हैं, हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं उनको मार के खत्म कर देते हैं, हम लोग को डिजीज से बताते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम जो है हम लोग को डिजीज से बताता है, हम लोग की रक्षा करता है, हम लोग के शरीर के सैनिक होते हैं। और ये एड्स इतना खतरनाक बीमारी है, इन्हीं इम्यून सेल्स पे जो हम लोग को बचाते हैं, इन्हीं इम्यून सेल्स पे ये अटैक करता है। इन्हीं इम्यून सेल्स से ये एड्स का जो वायरस है, HIV, उस पर अटैक कर देता है। और इम्यून सेल्स पे जब ये अटैक करता है तो उसका नंबर काफी कम हो जाता है, जिससे हम लोग का इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर हो जाता है। और हम लोग को एक साथ बहुत सारा बीमारी होने लगता है, जैसे टीबी भी हो जाएगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है तो वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता नहीं है, तो कोई भी बीमारी होगा, कॉमन कोल्ड हमेशा हुआ ही रहेगा, टीबी हो जाएगा, बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। तो आदमी की डेथ तो इसमें कंफर्म ही हो जाती है। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब कि इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी, इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी। एक्वायर्ड मतलब ये कि मतलब कि हम लोग के ये बचपन से नहीं प्रेजेंट है। एक्वायर्ड मतलब कि हम लोग को ये बाद में मिला है, अपने लाइफ, जीवन काल में ये बीमारी बाद में मिला है, ना कि जब इसको हम लोग पैदा होते ही हम लोग को मिल गया है, अपने लाइफ काल में बाद में मिला है। तो एक्वायर्ड का मतलब ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये जो एड्स है ये फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। 1981 में ये पहली बार मिला था, 1981। तो ये कैसे फैला था? तो इसके पीछे एक थ्योरी है कि ये मंकी, चिंपैंजी से, अफ्रीका में मंकी पाए जाते थे, चिंपैंजी, उनसे ये फैला था एड्स। उनके अंदर एक वायरस था, SIV। क्या था? SIV। उसी का म्यूटेंट फॉर्म है HIV, जो कि एड्स कॉज करता है। तो जो SIV वायरस था जो कि मंकी के अंदर था, लोग मानते हैं कि वो मंकी किसी को स्क्रैच किया होगा, या फिर लोग उसको मार के उसका मीट खा गए होंगे, या वो मंकी किसी को काट लिया होगा। मतलब किसी न किसी तरीके से वो वायरस इंसान में आ गया। किसमें आ गया? इंसानों में आ गया, और इंसानों में आके वो म्यूटेंट हो गया, म्यूटेशन कर लिया, और HIV में कन्वर्ट हो गया, और एड्स कॉज करने लगा। तो फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस? कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरसेस का ग्रुप का है ये, विच हैव एन इनवेलप इंक्लोजिंग RNA जीनोम। मतलब कि जो वायरस होते हैं, वायरस के बारे में थोड़ा जानिए। वायरस जो होते हैं वो तो ना लिविंग होते हैं, ना नॉन लिविंग होते हैं। इनका एक अलग ही कैटेगरी है जिसको बोला जाता है
ए सेलुलर। ये क्या होते हैं? ए सेलुलर। अगर ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं है तो ये नॉन लिविंग है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं है तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन ये जैसे ही लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं ये तुरंत लिविंग हो जाते हैं। और लिविंग सेल का जो मशीनरी है उस पे ये अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। तो इसीलिए वायरस बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये क्या है? रेट्रोवायरसेस विच हैव इन्वेलप इनक्लोजिंग आरएनए जीनोम। तो ये जो वायरस है, देखिए जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, लेकिन इस एचआईवी के वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए। और आरएनए वायरस बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये क्या है? रेट्रोवायरस के ग्रुप का है और इसके पास क्या होता है? आरएनए जीनोम होता है। अभी हम लोग एचआईवी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो उसमें दिखाऊंगा मैं कि इसके बाहर एक इन्वेलप होता है। एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर में एक बाहर इन्वेलप होता है और अंदर बस आरएनए क्या होता है? एज ए जीनोम होता है। तो एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कांटेक्ट, इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। जो एड्स है वो केवल टच या फिर फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलता है। कैसे फैलता है? ओनली बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड से ये फैलता है। बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड, लिम्फ, सीमेन, ये सब बॉडी फ्लूइड्स है, इनसे ये फैलता है। तो ट्रांसमिटेड बाय, अब एड्स कैसे फैलता है? सेक्सुअल कांटेक्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये फैल सकता है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटिन्यूटेड ब्लड, कंटिन्यूटेड ब्लड, अगर कोई पेशेंट है एड्स का, उसका ब्लड अगर किसी और आदमी में चला जाए तो उसको भी एड्स हो सकता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड। अगर माँ प्रेगनेंसी के साइन या फिर प्रेगनेंसी से पहले भी माँ इन्फेक्टेड है एड्स से, एचआईवी से, तो उसके वो वूम्ब में जो चाइल्ड है उसको भी एड्स होने का खतरा है। जो एचआईवी का वायरस है ये प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, शेयरिंग नीडल्स। तो ये इसके मैं एक स्टोरी बताता हूँ जो जिससे आपको ये शेयरिंग नीडल्स, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स और ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटिन्यूटेड ब्लड समझने में आसानी होगा। देखिए जो बॉयज होते हैं बाहर जाके पढ़ते हैं, घर से दूर जाके हॉस्टल्स में रहते हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, नशे करने लगते हैं, तो वो सब क्या इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं जो कि वीन्स में लिया जाता है। सिरिंज सिरिंज या नीडल के थ्रू वेन्स में लिया जाता है। तो वो सब क्या करते हैं, जैसे ड्रग्स तो वो खरीद लाते हैं, लेकिन वो जो सिरिंज एक ही लाते हैं और एक ही सिरिंज से उनका जितने का ग्रुप होता है वो सारे मतलब अपने वेन्स में उस ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं। तो एक ही नीडल से वो सारे के सारे उनका पूरा ग्रुप ड्रग्स को इंजेक्ट करता है और उसी में किसी को एड्स हो गया और ड्रग्स को इंजेक्ट करेंगे तो पूरा फैल गया ना उनके ग्रुप में एड्स। अब उनको एड्स कैसे हो गया? उसी में से कोई प्रोस्टिट्यूशन सेंटर गया, उसी में से कोई लड़का, कोई बॉय प्रोस्टिट्यूशन सेंटर गया और वहां पे जाके अनप्रोटेक्टेड, वहां तो सेक्स वर्कर होते हैं, उनके तो रेगुलर पता नहीं कितने कस्टमर होते होंगे, कैसे कैसे लोग। तो वहां तो एड्स होने का खतरा हाईली है। वहां पे जाके वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, फिर वहां से आया एड्स एचआईवी को लेकर और क्या किया? नीडल शेयर किए सब और एचआईवी सब में बांट दिया। ऐसे ही एचआईवी फैलता है। तो एचआईवी इतने मेथड से ट्रांसमिटेड होता है। तो ये सब नोट कर लीजिए आप। अब ये एनसीईआरटी का एक टेबल जो पेज नंबर 55 पे दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टेबल से हम लोग एड्स पूरा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रेट्रो वायरस है। क्या है? रेट्रो वायरस। ये किसी आदमी के अंदर गया और ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंच गया मैक्रोफेजेस के पास। किस सेल के पास? मैक्रोफेजेस के पास। और ये मैक्रोफेजेस सेल के ऊपर अटैक कर देता है। किसके ऊपर अटैक करता है? मैक्रोफेजेस सेल के पास, सेल पर अटैक करता है। तो ये देखिए रेट्रोवायरस गया मैक्रोफेजेस के पास और ये जो मैक्रोफेजेस के पास जाके ये जो इसका इन्वेलप है, ये रेट्रोवायरस का बाहर वाला इन्वेलप है और अंदर वाला आरएनए है। आरएनए एज ए जीनोम प्रेजेंट होता है। तो ये इन्वेलप इसका बाहर ही रह गया और ये जो इसका आरएनए जीनोम था इसको अंदर कर दिया। तो लिखा है वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस। जो वायरस था अपना आरएनए सेल के अंदर क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप लोगों ने सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बनाना हो तब कौन सा एंजाइम लगेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे वायरस क्या करेगा? देखिए इसके पास तो आरएनए है, अब इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा, इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इंपॉर्टेंट है। तो वही लिखा है वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या किया, रेट्रोवायरस पहले तो इन्फेक्ट आदमी के शरीर में गया और वो मैक्रोफेजेस को खोजा, मैक्रोफेजेस के पास गया, अपना इन्वेलप बाहर ही छोड़ दिया और जो उसका आरएनए था उसको सेल के अंदर डाल दिया, मैक्रोफेज के अंदर डाल दिया। अब मैक्रोफेज के अंदर डाली आरएनए को, अब उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और वो जो डीएनए को कन्वर्ट किया है उस डीएनए को हम लोग के डीएनए मतलब माइक्रोफेजेस के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो हम लोग का डीएनए है उस डीएनए के साथ अपना डीएनए मिला देगा और पूरा कंट्रोल ले लेगा हम लोग के सेल का। हम लोग का सेल जो माइक्रोफेजेस है उसका पूरा मशीनरी ये अपने कंट्रोल में ले लेगा। ये वायरस समझ लीजिए जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में कोई मान लीजिए पेन ड्राइव लगा के और उस पूरे कंप्यूटर का मतलब उस कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले लेते हैं एक पेन ड्राइव लगा के। वही काम ठीक यहाँ पे भी हो रहा है। सेल के अंदर वायरस जो है अपना आरएनए डाल दिया, उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और उस डीएनए को जो सेल का मतलब डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ मिक्स करवा दिया और पूरा सेल का कंट्रोल अपने अंदर ले लिया। आइए देखते हैं। तो ये आरएनए कन्वर्ट हो गया वायरल डीएनए में। अब लिखा है वायरल डीएनए, ये बहुत छोटा छोटा आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, जगह कम था इसलिए मैंने छोटा छोटा लिख दिया है। लिखा है ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड विथ होस्ट डीएनए, मतलब जो होस्ट का डीएनए है मतलब जिसके ऊपर ये अटैक किया है मतलब माइक्रोफेजेस का डीएनए है उसके साथ ये अपना डीएनए मिला देगा। हम लोग का ये न्यूक्लियस है, हम लोग के न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन है, डीएनए होता है, डीएनए क्रोमेटिन जानते होंगे आप लोग। डीएनए एक बहुत बड़ा धागा है, 2.2 मीटर उसका लेंथ होता है। अब उसको न्यूक्लियस तो बहुत छोटा जगह है, न्यूक्लियस के अंदर रखना है तो उसको फोल्ड करना पड़ता है, डीएनए की फोल्डिंग होती है। जैसे साड़ी बहुत लंबा होता है, साड़ी को कम जगह में रखना है तो जैसे जैसे साड़ी की फोल्ड होती है ना वैसे डीएनए की भी फोल्डिंग होती है। कैसे, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, मॉलिक्यूलर बेसिस में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की फोल्डिंग्स होती है। कम फोल्ड कर करके हाई कंडेंस स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन, और वो क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो वही ये क्रोमेटिन है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो वायरस डीएनए है ये अपना डीएनए इस क्रोमेटिन के साथ मिला देगा और न्यूक्लियस का पूरा कंट्रोल अपने अंदर ले लेगा। और कंट्रोल लेने के बाद क्या करेगा, ये अपना आरएनए, वायरस का आरएनए बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ऐसे हम लोग का जो डीएनए होता है वो नॉर्मली आरएनए बनाता है जिससे प्रोटीन बनता है, लेकिन यहाँ पे ये जो वायरल डीएनए है इस जीनोम हम लोग के जीनोम के साथ मिक्स हो गया और अब ये नॉर्मली आरएनए नहीं बनाएगा, वायरस का आरएनए बनाएगा। ये वाला, ये जो वायरस है ना रेट्रोवायरस, इसके अंदर जो आरएनए था वो आरएनए बनेगा। तो देखिए क्या लिखा है, न्यू वायरल आरएनए आर प्रोड्यूस, वायरस का आरएनए बना है और आरएनए बन गया तो उसका इन्वेलप भी फिर बना लेगा, फिर उसका इन्वेलप भी बन जाएगा और नया वायरस बन जाएगा। तो देखिए क्या किया कि सेल के अंदर, हम ही लोग के सेल के अंदर घुस के हम ही लोग के सेल से अपना एक क्या किया, अपना स्ट्रक्चर तैयार करवा लिया। तो देखा कैसे ये वायरस में हम लोग के सेल के अंदर अपना आरएनए डाल के उसको फिर डीएनए में कन्वर्ट करवा के विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और हम लोग के जीनोम पे अब हम अपना डीएनए हम लोग के जीनोम में मिला के हम लोग के न्यूक्लियस पे पूरा कब्जा कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया। और बनना चाहिए तो नॉर्मल आरएनए जिससे कि हम लोग का प्रोटीन बनता है, बट ये इससे बनने लगा हम लोग के न्यूक्लियस, हम लोग के जीनोम से बनवाने लगा क्या, वायरल आरएनए, वायरल आरएनए। और ये पूरे मशीनरी पे कब्जा कर ही चुका है तो इन्वेलप भी बनवा लेगा अपना और नया वायरस तैयार हो जाएगा, न्यू वायरसेस प्रोड्यूस। अब ये वायरस जो नया बना है इसको सेल से बाहर रिलीज कर देगा और कह देगा तुम जाओ नए मैक्रोफेजेस पे अटैक करो, और नए मैक्रोफेजेस में फिर यही कहानी होगा। मतलब इतना पॉपुलेशन, इतना कॉलोनी इतना जल्दी से ये सब बढ़ाते हैं और पूरे शरीर में, शरीर के जितने भी माइक्रोफेजेस हैं सब पे कब्जा कर लेते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी एकदम वीक हो जाती है। इसीलिए अगर किसी को एड्स हो जाता है तो थोड़ा सा कहीं कट भी लग जाए तो उस कट के थ्रू उसको बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं। चोट जल्दी, उसका वुंड जल्दी ठीक नहीं होता है। नॉर्मली खांसी सर्दी भी उसको झेला देता है बहुत लंबे टाइम तक। हम लोग का खांसी सर्दी होता है हफ्ते में 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन जिसको एड्स का पेशेंट है उसको ठीक ही नहीं होगा जल्दी। कॉमन कोल्ड भी हो जाएगा तो उसको महीनों महीनों सालों सालों लग जाएंगे। तो एड्स से वो पहले मरेगा और इन सब बीमारियों से बाद, एड्स से वो बाद में मरेगा और इन सब बीमारी से पहले ही मर जाएगा बेचारा झेलते झेलते। तो ये नोट करिए,
अब मैंने जितना भी बात बोला हूँ सबको स्टेटमेंट वाइज लिख देता हूँ, तब तक आप नोट करिए। तो अब जितना कुछ भी मैं बोल रहा था सबको मैंने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो क्या होगा, सबसे पहले जो एचआईवी का वायरस है वो एनिमल के बॉडी में एंट्री करेगा, एंट्री कैसे भी कर सकता है। अब एंट्री करने के बाद वो मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट को ढूंढेगा। टी लिम्फोसाइट जैसे जैसा अभी हम लोगों ने मैक्रोफेजेस में वो पढ़ा था ना, कैसे कैसे हो रहा था वो, कैसे मशीनरी को पूरा कैप्चर करके नए नए वायरसेस बना दे रहा था। तो वही सेम काम टी लिम्फोसाइट पे भी होता है। एचआईवी, ये जो मैक्रोफेजेस का हम लोगों ने देखा था ना, मैक्रोफेजेस के अंदर कैसे एचआईवी के वायरस प्रोड्यूस हो रहे थे, तो इसीलिए मैक्रोफेजेस को एचआईवी फैक्ट्री भी कहा जाता है। मैक्रोफेजेस को क्या कहा जाता है, एचआईवी फैक्ट्री। और वही सेम काम टी लिम्फोसाइट पे भी होता है। तो ये जो एचआईवी का वायरस है मैक्रोफेजेस पे भी अटैक करता है और टी लिम्फोसाइट पे भी अटैक करता है। तो वही सेम काम हुआ, वायरसेस एंटर द मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस के अंदर गया, आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस गेट ट्रांसक्रिप्टेड टू फॉर्म वायरल डीएनए। जो आरएनए जीनोम था वायरल का वो ट्रांसक्रिप्ट करके वायरल डीएनए बना लिया, डीएनए आरएनए को डीएनए बना लिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए, जो वायरल डीएनए है उसको क्या किया, होस्ट सेल के डीएनए के साथ मिला दिया। साइमल्टेनियसली एचआईवी इंटर द टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस में भी एंटर कर रहा है, टी लिम्फोसाइट में भी एंटर कर रहा है, एंड ट्रांसक्रिप्टेड टू प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। सेम काम जो माइक्रोफेजेस में हुआ वो टी लिम्फोसाइट में भी होगा। क्या प्रोजेनी वायरस का मतलब कि वो जो नए वायरसेस बने हैं उनको बोलेंगे प्रोजेनी वायरस। वही सेम काम टी लिम्फोसाइट में भी होगा। वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर वायरल आरएनए फॉर्म होगा, इनवेलप फॉर्म हो जाएगा और न्यू वायरसेस फॉर्म हो जाएंगे, न्यू उसको बोलेंगे प्रोजेनी वायरस। तो वही टी लिम्फोसाइट में भी यही हो रहा है। फिर क्या होगा, प्रोजेनी वायरस आर रिलीज इनटू द ब्लड, वो प्रोजेनी वायरस जो नए बने हैं वो ब्लड में रिलीज हो जाएंगे और फिर दूसरे टी लिम्फोसाइट पे अटैक करेंगे। इट अटैक्स अदर टी लिम्फोसाइट, दूसरे टी लिम्फोसाइट पे अटैक करेंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता जाएगा। इट लीड्स टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल इन द बॉडी, जिसकी वजह से ये टी लिम्फोसाइट का नंबर काफी डिक्रीज हो जाएगा। और टी लिम्फोसाइट हमारी इम्यूनिटी में बहुत खास रोल प्ले करता है। जब इसका नंबर एकदम डिक्रीज हो जाएगा तो जिससे क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम एकदम खतरनाक तरीके से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को कोई भी बीमारी हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, फंगस डिजीज हो जाएगा और कॉमन कोल्ड भी जल्दी ठीक नहीं होगा। मतलब कोई बॉडी में क्षमता ही नहीं है कि किसी भी बीमारी से लड़ सके, इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा। वही लिखा है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल इन द बॉडी, एज अ रिजल्ट इम्यूनिटी डिक्लाइन, एज अ रिजल्ट इम्यूनिटी डिक्लाइन हो जाएगा और बुखार सर्दी खांसी ये तो हमेशा हुआ ही रहेगा। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एड्स का डायग्नोसिस, मतलब कि अगर एड्स किसी को हो जाए तो कैसे पता करेंगे, कि कैसे कंफर्म करेंगे कि इसको एड्स हुआ है। तो एक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसका नाम है एलाइसा, एलाइसा टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसी टेस्ट को यूज किया जाता है कंफर्मेशन के लिए एचआईवी का। तो डायग्नोसिस क्या है, याद रखिएगा, एलाइसा टेस्ट, इसका फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। अब देखते हैं ट्रीटमेंट, एड्स का ट्रीटमेंट क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एड्स को कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, दवाइयों से पेशेंट की मतलब लाइफ, उसकी जिंदगी को थोड़े दिन और बढ़ाया जा सकता है, बट उसको मौत से बचा लिया जाए और बीमारी को कम्प्लीटली ठीक कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ antiretroviral drugs is only partially effective because it is only, एड्स जो है वो रेट्रोवायरस की वजह से होता है, तो हम लोग इसमें ड्रग्स यूज करेंगे, कौन सा, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। लेकिन ये जो ड्रग होता है ये पार्शली इफेक्टिव होता है, लिखा है पार्शली इफेक्टिव बिकॉज इट कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट इट। इट कैन क्या है, इट कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। इंपॉर्टेंट लाइन है। अब एक दवाई का नाम लिखा है AZT, क्या फुल फॉर्म हुआ, अजाइडोथाइमिडीन, अजाइडोथाइमिडीन, अजाइडोथाइमिडीन वाज फर्स्ट
यही पहला दवा था एड्स का और अभी तक यही दवा है। पहला दवा यही था और अभी तक यही दवा है। Azidothymidine was the first and still continue to be drug of choice for the treatment of AIDS. ट्रीटमेंट ऑफ एड्स के लिए यही दवा यूज किया जाता है और यही पहला दवा था और अभी तक यही चलता आ रहा है। इसी को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स के लिए। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द एड्स। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एड्स का कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, तो प्रिवेंशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला स्टेप है प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग टू मेक ब्लड सेफ फ्रॉम एचआईवी। ब्लड टेस्ट कराएं जिससे पता चले कि हमारा ब्लड क्या है, एचआईवी से क्या है, इन्फेक्टेड है या नहीं है। दूसरा है इंश्योर दैट यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज इन पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। मतलब कि पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल्स होना चाहिए, यूज होना चाहिए। मतलब कि जिसको एक बार यूज करके फेंक दें, दोबारा यूज करने लायक ना रहे। मतलब डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल यूज होना चाहिए हॉस्पिटल्स में। तीसरा है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स। मतलब कॉन्डम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कराएं और एडवोकेटिंग सेफ सेक्स करें। तीसरा है कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, ड्रग्स एब्यूज को कंट्रोल करें। पांचवा है प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर एचआईवी फॉर सस्टेबल पॉपुलेशन। सस्टेबल पॉपुलेशन मतलब जिस पॉपुलेशन में एचआईवी पॉजिटिव ज्यादा है उस पॉजिटिव में ज्यादा क्या करें, चेकअप करें, जिससे पता चलता है। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स, पीपल को एड्स के बारे में बताएं, एजुकेट करें। तो ये सब क्या है, प्रिवेंशन के मेथड है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका कुछ डाउट्स है तो जरूर पूछिए। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।